क्या भारत की विदेश नीति जो कभी विश्व मंच पर अपनी धाक जमाती थी, आज एक ऐसे भंवर में फंसती जा रही है? इससे निकल पाएगी या फिर इसमें दलदल में और ज़्यादा धंसती जाएगी? तो इस रहस्य को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आज एक ऐसे सवाल की गहराई में जाएंगे हम जो हर भारतीय के मन में सस्पेंस पैदा कर रहा है। क्या हमारी विदेश नीति जो कभी विश्व में संतुलन और ताकत का प्रतीक थी, आज कमज़ोर पड़ रही है? आखिर ऐसा क्यों है? क्या भारत की जो वैश्विक छवि है वो धुंधली होती जा रही है? तो इस पूरी वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है और इससे निकलने के भारत के पास क्या क्या उपाय हो सकते हैं। भारतीय विदेश नीति जो एक राष्ट्रीय गौरव है और वर्सेस मतलब कि बनाम कई शक्ति वास्तविकता है, मतलब एक नई शक्ति की वास्तविकता और राष्ट्रीय गौरव के बीच एक उलझन सी बनी हुई है। ये हम बात करें कि ये मतलब बदलता दौर है या फिर भारत जो है वो बाकी कंट्रीज से नीचे जा रहा है, अपनी विश्व में अपनी जो पहचान है वो खोता जा रहा है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज इन फ्री फॉल, कैन वी बैलेंस नेशनल प्राइड विथ न्यू पावर रियलिटी? क्या भारत बैलेंस कर पाएगा नई जो नेशनल प्राइड है उसको नई पावर्स के साथ जो आज के समय में उभर रही है? हमारी इस वीडियो के आज कौन कौन से मतलब पॉइंट्स रहेंगे। भारत की जो विदेश नीति उसकी परंपरा क्या है, कब से भारत की विदेश नीति शुरू हुई है, जब से लेकर आज तक 1947 से लेकर आज तक का इसका पूरा विकास क्या हुआ है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से लेकर रणनीतिक स्वायत्तता तक आज की जो वैश्विक रणनीति है, राजनीति है, उसका एक बदलता हुआ चेहरा। तो भारतीय विदेश नीति की अगर हम शुरुआती देश की बात करें तो भारत की जो विदेश नीति उसका जो इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन चले हैं और एक पूरे मतलब विश्व मंच में एक बहुत अच्छी पहचान बनाई है भारत ने। 2000 से लेकर भारत की विदेश नीति अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और रूस पर केंद्रित है। इससे पहले सबसे पहले जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो उन्होंने अमेरिका, पाकिस्तान, चीन के साथ कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिससे भारत की विदेश नीति है उसका जो मतलब एक दौर शुरू हो चुका था। इसके अलावा यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के साथ संबंध बनाए। मध्य पूर्व में इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, पाकिस्तान, चीन से परे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी के साथ भारत की विदेश नीति चल रही है। कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर ये सभी शामिल हैं। स्थान की कमी के कारण परिधि क्षेत्र में यहाँ रोकना आवश्यक नहीं है। इसके बाद पिछले दशकों में विदेश नीति जो थी उसमें हमारे लक्ष्य क्या रहे हैं? भारत ने अमेरिका के साथ और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाई हैं, लेकिन आज के समय में हम अमेरिका के साथ देखें तो हमारे संबंध भारत के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ समानता की वापसी से बचना चाहता था, यानी कि पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान जब भारत आज़ाद हो रहा था तो जब जिन्ना थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक अलग राष्ट्र चाहते थे, तो पाकिस्तान को अलग कर दिया गया जिसकी वजह से भारत को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। एक बहुत मतलब बड़ा हिस्सा और एक उपजाऊ हिस्सा जो था भारत से बाहर चला गया था। इसके अलावा चीन के साथ बराबरी चाहता था, ये हमारे पहले लक्ष्य होते थे, और रूस के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। आज के समय पर भी अगर हम देखें तो हमारे रूस के साथ संबंध थोड़े अच्छे हैं बाकी देशों के मुकाबले। अब देखिए पहले के युग की परेशानियां क्या थी, मतलब भारत द्वारा अमेरिका को जो निर्यात किया जाता था उस पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसमें केवल स्मार्टफोन और दवाइयाँ ही नहीं, उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी शामिल नहीं। उसके अलावा भारतीय वस्तुओं पर हालांकि सर्विसेज पर टैक्स नहीं लगेगा इतना, और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा लगभग 5वां हिस्सा है। जो भारत एक्सपोर्ट करता है उसमें जो अमेरिका है वो 5वां हिस्सा भारत से लेता था, यानी कि आयात करता था। अब टैरिफ लगने की वजह से वो भी कम होता जा रहा है। भारत को वैकल्पिक बाजार तलाशने में समय लगेगा। अभी त्रिपुर के कपड़े, सूरत के पॉलिश किए हुए हीरे, आंध्र प्रदेश से झींगे, नोएडा और चेन्नई से मशीनरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत से ऑटो पार्ट्स, ये सब आयात पर कम से कम अल्प अवधि में अरब डॉलरों का नुकसान होने का खतरा मंडरा चुका है। अभी जो टैरिफ लगा है उसके बाद ये सभी जो सामान एक्सपोर्ट होता था अमेरिका में, अब इन पर इनके ऑर्डर्स रोक दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं इतिहास की, यानी कि इतिहास से लेकर वर्तमान तक की, 1947 से लेकर आज तक की भारत की जो विदेश नीति है उसका विकास कैसे हुआ, इस पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले आता है एक दौर नेहरूवादी दृष्टिकोण, 1947 से लेकर 64 तक, जब तक भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते तब तक ये दौर चलता है।
आज़ादी के बाद जो पीएम बने हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनका जो एक विज़न था ना, जो हम दृष्टिकोण कह सकते हैं, वो एक दूरदर्शी नेतृत्व था उनका। भारत ने स्वतंत्र रूप से यूएसए और रूस के साथ संतुलित करने की एक नीति अपनाई थी। भारत ने यहाँ पर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। गुट निरपेक्षता मतलब कि बिना किसी मतलब भेदभाव के, बिना किसी देश के साथ, जो मतलब एक ऐसा गुट बनाकर, यानी कि संगठन बनाकर गुट मतलब निरपेक्ष होकर एक दूसरे के साथ संबंध कायम रखने। 1954 में भारत और चीन ने शांतिपूर्ण समझौते किए, जिसको पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में संप्रभुता और अनाक्रमणकारी के प्रति पारस्परिक सम्मान पर जोर दिया गया था कि हम एक दूसरे की संप्रभुता पर को सम्मान करेंगे, संप्रभुता का ध्यान रखेंगे, किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन 1962 में चीन के साथ युद्ध होता है भारत का, और इन सिद्धांतों को फिर से मतलब तोड़ दिया जाता है और नेहरू के दृष्टिकोण को चुनौती मिलती है। फिर 1960 से लेकर 70 के समय में पाकिस्तान और चीन के साथ हमारा जो युद्ध है वो चलता है 1965 में, फिर 1970 में। और भारत की जो सामरिक क्षमता थी उनकी परीक्षा ली और एक अधिक सुदृढ़ रक्षा नीति की आवश्यकता को रेखांकित किया कि हमें एक और अच्छी रक्षा नीति बनानी चाहिए। फिर 1990 के दशक का आर्थिक उदारीकरण होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था जब भारत ने दुनिया के लिए अपने द्वार खोल दिए थे, यानी कि भारत ने दुनिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, व्यापार करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की थी इस दौर में। इसके बाद एक ऐसा दौर आता है इंदिरा गांधी के अधीन जो बदलाव देखे गए थे, तो विदेश नीति में बदलाव आते हैं। उनका नेतृत्व जो 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम होता है, यानी कि आंदोलन होता है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण होता है, यानी कि बांग्लादेश का साथ देता है भारत उसको पाकिस्तान से आज़ाद करवाने में, और भारत की जो क्षेत्रीय शक्ति होती है उसका दर्जा मिल जाता है। फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने भारत सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर सिग्नेचर किए, जिससे सोवियत संघ के साथ भारत की जो भी राजनीतिक रणनीतिक साझेदारी थी, सोवियत संघ क्या है जो आज का रशिया, वो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, उसमें जो यूक्रेन का पार्ट जिसको लेकर आज मतलब लड़ाई हो रही है दो देशों के बीच, यूक्रेन और रूस के, वो कभी एक देश का हिस्सा हुआ करते, एक संगठन होता था, इसमें बहुत सारे देश थे, उसको सोवियत संघ कहा जाता है, लेकिन आज उसको रशिया कहेंगे क्योंकि वो अलग हो चुके हैं। इतिहासकार जो एस गोपाल है वो क्या लिखते हैं, इंदिरा गांधी की विदेश नीति दृढ़ता और रणनीतिक गहराई से परिभाषित थी, जो कि क्षेत्रीय उथल पुथल के दौर में बेहद अहम थी। यानी कि गोपाल मतलब ये जो इतिहासकार है इनके द्वारा कि जो इंदिरा गांधी की जो भी विदेश नीति रही थी उनके समय पर वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी भारत के लिए, क्योंकि उस समय भारत में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। फिर आते हैं राजीव गांधी, इनकी भूमिका क्या रहती है। इनके समय पर भारत की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति का मॉडर्नाइजेशन किया गया था, यानी कि आधुनिक तकनीक यूज़ होने लगी थी। इन्होंने भारत अमेरिका संबंधों में एक सकारात्मक बदलाव लाए थे, क्योंकि 1985 में उनकी जो अमेरिका में वो यात्रा करने जाते हैं और वहाँ पर जो शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर हो रहा है उस तनाव को कम करते हैं, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। 1985 में भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको सार्क देश कहा जाता है, उसकी स्थापना में ये भूमिका निभाता है भारत। फिर क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता, यानी कि जो भारत के आसपास की जो भी कंट्रीज थी, जैसे कि खास तौर पर पाकिस्तान के साथ शुरू से ही हमारे विवाद चलते आ रहे हैं, उसके बावजूद सार्क का उद्देश्य था दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग, एक दूसरे के बीच सहयोग को बढ़ाना। राजीव गांधी ने पूरे विश्व शांति के लिए प्रयास किया। 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्तीकरण की योजना का प्रस्ताव रखा, जो कि परमाणु निरस्तीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद उदारीकरण और वैश्वीकरण का दौर आता है 1991 से लेकर 2000 के बीच। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा थे, उन्होंने परिवर्तनकारी बदलाव किए थे, उन्होंने आर्थिक सुधार लागू किए जिनमें व्यापार नीतियों का उदारीकरण किया गया और सरकारी उद्यमों पर निजीकरण यानी कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। उसके अलावा इस कदम ने सिर्फ आर्थिक संकट का समाधान नहीं किया, बल्कि भारत की जो विदेश नीति उसको दोबारा फिर से उजागर कर दिया था, क्योंकि जो भारत की विदेश नीति थी राजीव गांधी के बाद से जो भारत की विदेश नीति नीचे गिरने मतलब कि वो डगमगाने लगी थी, उसके बाद फिर से पीवी नरसिम्हा के द्वारा फिर से इसको उठाया जाता है। अमेरिका, रूस, चीन के साथ अच्छे से जो भी संवाद स्थापित किया जाता है, बातचीत होती है, उनके साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं। फिर आती है इनकी पूर्व की ओर देखो नीति।
JBPV नरसिम्हा के राव के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्व एशिया और व्यापक एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो कंट्रीज है उनके साथ आर्थिक और सामाजिक या फिर और बाकी तरह के संबंध को मजबूत करना। इसके बाद वाजपेयी और मनमोहन सिंह का युग आता है, जो जब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं जो प्रधानमंत्री। 2000 के दशक में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय में महत्वपूर्ण विकास होते हैं। वाजपेयी की जो सक्रिय विदेश नीति थी, पूर्व की ओर देखो, उनके माध्यम से उन्होंने दक्षिण पूर्व के साथ मजबूत संबंध मजबूत किए। 2001 में जापान की उन्होंने यात्रा की थी और जापान के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए गए थे। यहाँ पर पिक्चर्स में आप देखते थे, ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी और ये हैं मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके अलावा जब वाजपेयी का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उस समय भारत अमेरिका संबंधों में सुधार होते हैं, जिसका उदाहरण हमें 2000 में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की एक ऐतिहासिक भारत यात्रा थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में पोखरण 2 में परमाणु परीक्षण होता है, टेस्टिंग होती है और भारत की जो रणनीतिक स्थिति है उसमें मजबूती आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जांच के बावजूद भी वाजपेयी के प्रशासन ने परमाणु क्षमता तकनीकी प्रगति पर भारत के अधिकार पर जोर दिया था, यानी कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय जांच होती थी ऐसे टेस्टिंग के लिए, फिर भी भारत ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। उसके बाद मनमोहन सिंह का समय आता है 2004 से लेकर 2014 के बीच। भारत के जो विदेशी संबंध होते हैं खासकर अमेरिका और रूस के साथ मजबूत होते हैं। 2008 का जो अमेरिका भारत असैन्य परमाणु समझौता था उस पर एक बहुत अच्छा उसको मील का पत्थर माना जाता है, जिसने भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था में एकीकृत किया था। इसके अलावा इन्होंने लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में बदल दिया था, यानी कि पूर्व की ओर देखो को उन्होंने नाम दिया था एक्ट ईस्ट नीति, जिसका उद्देश्य था एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ रणनीतिक जुड़ाव, यानी कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र जो है वहाँ पर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ संबंधों को अच्छा करना, संबंधों को बढ़ावा देना। इसी समय भारत ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी काफ़ी साइन किए थे। बता दें कि जो मनमोहन सिंह थे वो इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि वो अर्थशास्त्री थे और उनको इकोनॉमी के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज थी और उनके समय पर जो भारत की अर्थव्यवस्था थी एक तरह से डगमगा रही थी। भारत जो था उसमें मंदी की तरफ, भारत में आर्थिक मंदी आ चुकी थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव रखे तो उस समय पर जो हमारी इकोनॉमी है वो एकदम से बूस्ट अप करनी हो जाती है। इसके बाद मोदी का युग आता है 2014 से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं भारत के, तो उसके बाद से जो प्रेजेंट तक क्या दौर रहता है, ये विदेश नीति जो थी इन्होंने मुखर और रणनीतिक रुख तो अपनाया है। 2011 में अमेरिका की विदेश यात्रा जब मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत से पूर्व की तरफ देखो की बजाय पूर्व की तरफ काम करो यानी कि पूर्व की ओर कार्य करो पर ध्यान दिया, इसकी तरफ फोकस करने का उन्होंने एक तरह से रिक्वेस्ट कि आग्रह किया था कि आप पूर्व की ओर देखो की बजाय आप इस पर फोकस करो कि पूर्व की ओर कार्य करें और एशिया प्रशांत क्षेत्र में और जो भी भूमिका उसको एक्टिव रखें। इसका असर इतना पड़ा कि जो विदेशी मंत्री थी सुषमा स्वराज उस समय 2014 में उन्होंने घोषणा की कि पूर्व की ओर कार्य करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के नेपिडा की अपनी यात्रा के दौरान इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने इसको वेरीफाई किया था कि ये बात सच है कि जो भारत है पूर्व की तरफ काम करने के लिए तैयार है। इसके अलावा आज अगर हम देखें तो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य क्या क्या है, अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। अमेरिका और चीन का आपस में कंपटीशन चल रहा है, तो और इसी बीच क्या है भारत जो है वो पिसता जा रहा है एक तरह से। तो अमेरिका जो है भारत के साथ अपने संबंध बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसके अलावा रूस यूक्रेन जो युद्ध है वो लगातार बना हुआ है, उस पर कोई समझौता नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिका और जो रूस है उनकी बातचीत भी हुई, मीटिंग हुई, उसके बावजूद इस पर कोई भी सक्सेसफुल कोई भी इन पर निर्णय नहीं लिया गया, सीज फायर नहीं हो रहा है। तो इस समय में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो भी डगमगाती जा रही। भारत के बहुत से देशों के साथ संबंध बिगड़ने शुरू हो चुके हैं जो कि हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अमेरिका और चीन। इसके अलावा जो रूस है उसका रुख भी हो सकता है अमेरिका की तरफ हो जाए, तो भारत के साथ रूस के संबंध भी बिगड़ जाएंगे। भारत की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। पश्चिम एशिया और अफ्रीका की जो अस्थिरता है वो बनी हुई है। पड़ोस में चीन का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारी पड़ोस कंट्री जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान में तो पहले वो घुस चुका है।
इसके अलावा जो भी हमारे आस पास मतलब जो अंडमान निकोबार द्वीप है और उसके अलावा जितने भी हमारे पड़ोस कंट्रीज है भारत की, उन सभी में चीन का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि चीन जब चाहे भारत पर आक्रमण कर सकता है। इसके अलावा आर्थिक वर्चस्व की होड़ लगी हुई है। चीन तेजी से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अमेरिका अपने वैश्विक आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती के रूप में देखता है कि अमेरिका ये कह रहा है कि चीन कहीं अमेरिका से आगे ना चला जाए। इसी वजह से दोनों देशों में कंपटीशन चलता रहता है। टेक्नोलॉजी में प्रतिस्पर्धा आ रही है। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष तकनीक में चीन की प्रगति होती जा रही है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन आगे बढ़े। इसके अलावा ट्रेड वॉर चल रहे हैं, जो अभी दोनों देशों के बीच भारी टैरिफ और व्यापार असंतुलन बना हुआ है अमेरिका और चीन के बीच। इसी बीच भारत का भी एक मतलब नाम आता है कि भारत पर भी अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगा दिया गया, यानी कि इसको टैरिफ वॉर कहेंगे। इसके अलावा जो हमारी सैन्य शक्ति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उस पर जो चीन है उसका प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है। ये है भारत, तो इसकी जो चीन की एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है उसके तहत ये देख सकते हैं आप, ये जितने भी यहाँ पर रूट दिखाए गए हैं इससे भारत को घेरने की नीति बनाई गई है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा, यानी कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध बना हुआ है, यानी कि अब देखिए यूक्रेन को सपोर्ट है अमेरिका का और रूस जो है अमेरिका की बात नहीं मान रहा है। अमेरिका चाहता है कि रूस जो है भारत के साथ अपने व्यापार खत्म कर दे, या फिर उसने भारत पर दबाव बनाया है कि रूस को वो फोर्स करे कि यूक्रेन के साथ अपना जो सीज फायर है उसको सीज फायर को साइन कर दे। लेकिन जो भारत है वो एक न्यूट्रल रुख अपनाता है। किसी पर दबाव अगर बनाएंगे तो उस देश की संप्रभुता को खतरा होता है, यानी कि वो देश की स्वायत्तता, इसका मतलब उस देश की जो स्वायत्तता उसका उल्लंघन है। तो इसी वजह से भारत जो है वो किसी भी एक कंट्री की तरफ नहीं हो रहा है। इसके अलावा ऊर्जा संकट बना हुआ, तेल गैस आपूर्ति हो रही। युद्ध के बाद जो रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए, भारत ने रूस से सस्ता तेल और कच्चा तेल खरीदना शुरू किया था। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सीधा असर पड़ा। अब जब हमें रूस से सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है, लेकिन अब अमेरिका को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो अमेरिका भारत से बार बार ये कह रहा है कि आप रूस के साथ व्यापार करना बंद कर दें। इसके अलावा इसका असर रक्षा क्षेत्र में पड़ता जा रहा है, यानी कि क्योंकि अमेरिका जो है जो भारत है वो रूस के साथ भी अपने जो भी हथियार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। आर्थिक प्रभाव पर क्षेत्र पड़ रहा है, यानी कि अब देखिए जब तेल इतना महंगा हो जाएगा भारत में तो आर्थिक मंदी आने की संभावना है। भारत के जो छात्र हैं उन पर असर देखा जा रहा है, यानी कि भारत के जो छात्र हैं इन कंट्रीज़ में जो स्टडी करने के लिए गए हुए हैं, यूक्रेन में गए थे, रूस में गए हैं, अमेरिका वाली साइड, तो उन पर असर पड़ता है। इसके अलावा भू राजनीतिक अवसर भी है, यानी कि भारत की जो भू राजनीतिक यानी कि जियो पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो इस आज के समय में जब ये मोदी युग चल रहा है तो इस समय में भारत की जो जियो पॉलिटिक्स है पूरी तरह से बिगड़ती जा रही है। यानी कि भारत के आज के समय में अगर हम देखें तो भारत के किसी भी एक देश के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं है कि अगर भारत अकेला पड़ता है तो उसके साथ कोई भी कंट्री आने को तैयार नहीं होगी। इसके अलावा दीर्घकालिक रणनीतिक अवसर देखे जाएंगे इसके, और विदेश नीति पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी कि अगर हम बात करें हमारे विदेश नीति आखिर क्या होती है, विदेश यानी कि अपने जो भी विदेश कंट्रीज़ हैं भारत की, मतलब कि जैसे भारत है तो इसकी जो विदेश कंट्रीज़ है जिसमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश आता है, म्यांमार, भूटान, अमेरिका और उधर जो भी इजराइल आता है, इसके अलावा यूरोपीय कंट्रीज़ आती हैं, यूरोपियन यूनियन आता है, अफ्रीकन यूनियन आता है, तो इन सभी के साथ अच्छा संबंध होना उसको विदेश नीति कहा जाता है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया की जो अस्थिरता बनी हुई है, यानी कि जो इजराइल और गाजा में युद्ध चल रहा है, तो इस पर भी भारत की अभी तक कोई भी तीखी प्रतिक्रिया या फिर प्रत्यक्ष कोई भी भारत ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत ये चाहता है कि शांति बनी रहे सभी कंट्रीज़ में, सभी देश ये युद्ध को ख़त्म कर दे। लेकिन क्या हमारे जो मतलब विदेश नीति जिनके हाथ में हमारे, अगर भारत के अगर हम लीडर्स की बात करें जिनके हाथ में जो विदेश नीति है, क्या वो आज के बाद से मतलब आज के समय पर सही हो पाएगी या फिर इससे ज़्यादा बदतर होने की स्थिति में है? तो ये काफ़ी सारे सवालों के जो मतलब जवाब मिल पाने थोड़े मुश्किल है। आने वाले समय पर इन सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर भी कोई सीज फायर नहीं हो रहा है। इसके अलावा ईरान और सऊदी अरब पर प्रतिद्वंद्विता बनी हुई है, यानी कि ईरान और सऊदी अरब जो है वो भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं तो उन पर भी मतलब कि यह प्रभाव देखा जा रहा है। इसके अलावा तेल और ऊर्जा में राजनीति जो है वो भी भारत की जो इस क्षेत्र में हम देखें, जैसे जो ईरान का युद्ध हुआ था जब इजराइल के साथ,
तो उस समय पर जो ईरान है उसने भारत के साथ जो तेल का व्यापार था वो बंद कर दिया था। हालांकि बाकी सभी देशों के साथ ये व्यापार बंद हुआ था। जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है यहाँ पर जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है तो उसका रास्ता बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से भारत ने अमेरिका और रूस से तेल खरीदना शुरू किया था। इसके अलावा तेल आपूर्ति कीमतों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा खाड़ी देशों में जो प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा उसको खतरा है। व्यापार और समुद्री मार्गों की जो स्थिरता है वो खत्म हो रही है। इसके अलावा पड़ोस में हम चीन का प्रभाव बढ़ता हुआ देखें तो आर्थिक, विदेश, ऋण, कूटनीति है, सैन्य और रणनीतिक उपस्थिति देखी जा रही। कूटनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा बन रहा है, यानी कि जो चीन है भारत के सभी पड़ोसी देशों को अपनी साइड कर रहा है, जिसकी वजह से भारत को एक खतरा बना हुआ है इन पूरे क्षेत्र में। इसके अलावा भारत की जो सुरक्षा है उस पर असर हम देख सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में एक जो चीन का एयर बेस बनने जा रहा है, उसको ये माना जा रहा है कि जो भारत का चिकन नेक कॉरिडोर है उसको हथियाने की कोशिश है कि भारत की जो ईस्ट स्टेट्स हैं उन पर हमला करने की या फिर उनका कंट्रोल करने की चीन की एक रणनीति है। आज भारत की स्थिति क्या, औसतन अगर हम देखें एवरेज 9% प्रतिवर्ष की तीव्र वृद्धि से बदौलत चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 5 गुना बड़ी है। यानी कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत से बढ़ती जा रही है। चीन की जो सैन्य शक्ति वो भी काफ़ी अधिक है और भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं बराबरी की परिधि तक पहुंचने के लिए। यानी कि इन कंट्रीज़ के साथ बराबरी अगर हमें करनी है तो भारत की जो अर्थव्यवस्था उसको पिछले 10 से 15 वर्षों में 8-9% प्रति वर्ष की दर से बढ़ना जरूरी था, जैसा कि इस सदी से पहले दशकों में हुआ था। यानी कि अगर 10 से 15 वर्षों के बीच अगर ये 8 से 9% तक हमारी जो अर्थव्यवस्था बढ़ती तो हम इन कंट्रीज़ का मुकाबला कर सकते थे, इनकी बराबरी पर पहुंच सकते थे। और साथ ही जो सैन्य आधुनिकीकरण है उसमें भारी निवेश की ज़रूरत थी। दोनों ही वंचित स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे, यानी कि जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो नहीं पहुंच पाए। अगर आज के दौर में हम देखें तो आज भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब देखिए नई परिस्थितियों में भारत चीन से कैसे निपटेगा, क्या इसका क्या मतलब हो सकता है सोल्यूशन। अमेरिका चीन को संतुलित करने के लिए भारत की ओर देखता था। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या भारत अमेरिका को संतुलित करने के लिए चीन का समर्थन लेगा। अब देखिए अमेरिका चीन को बैलेंस करने के लिए भारत क्या करता है, भारत को देखा जाता है। फिर अगर मान लीजिए हालात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो क्या भारत जो है अमेरिका को बैलेंस करने के लिए चीन की साइड लेगा या फिर चीन जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर अटैक करेगा। तो भारत के लिए परिणाम क्या है, पारंपरिक पड़ोसी प्रथम नीति की चुनौती बनी हुई है कि सबसे पहले अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने। तो देखिए जैसे हम क्या करते हैं कि घर में हम अपने घरों में रहते हैं तो हमारे जो पड़ोसी होते हैं अगर हमारे उनके साथ संबंध बिगड़ जाए तो हमें बहुत डर लगा रहता है कि वो कहीं भी अटैक हम पर कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी होते हैं ना उनको हमारे घर का सारा पता होता है। बिल्कुल ऐसी ही एक सिचुएशन बनी हुई है भारत के सामने। जो भारत के पड़ोसी हैं खासकर जो बांग्लादेश है, नेपाल है, तो ये जो श्रीलंका है, तो इन सभी को भारत की मतलब कि स्ट्रेटेजिक जो भी लोकेशंस वगैरह उनके बारे में पता है और ये चीन के साथ मिलकर भारत को खतरा हो सकता है। भारत को कूटनीतिक आर्थिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की ज़रूरत है, तो ये सभी भारत ये सब सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेशनल प्राइड की बात करें तो हमारा जो ये कहा जा रहा है कि भारत जो एक विश्व गुरु बनता जा रहा है, तो उसमें क्या विश्व गुरु जो है बन तो चुका है, हालांकि कहने के लिए बन चुका है। आपको पता ही है कि मतलब जो भारत में अभी चल रहा है। अब देखिए इस विश्व गुरु बनने से क्या भारत की जो विदेश नीति वो सही हो जाएगी या फिर कुछ और नए प्रयास करने की ज़रूरत है। भारत को अपनी विदेश नीति में सुधार की ज़रूरत है। भारत का जो आत्मविश्वास है, G20, चंद्रयान या रक्षा उपलब्धियां, इन सभी के होने से क्या भारत का बाकी देशों के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। यूएनएससी स्थायी सदस्यता की मांग की जा रही है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। हालांकि पाकिस्तान की इस मांग को स्वीकार किया गया, बल्कि उन्हें बिना कहे उनको एक परमानेंट मेंबर की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब देखिए क्या भारत और पाकिस्तान के बीच से क्या भारत आगे बढ़ पाएगा ऐसी सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी ये जो विदेश नीति है इसमें सुधार करना जरूरी है। जो सशक्त लोकतंत्र है, सॉफ्ट पावर है, जिसमें संस्कृति, योग, बॉलीवुड है, तो इन सभी के माध्यम से क्या भारत की विदेश नीति सही हो सकती है। अब देखिए ये हम मान सकते हैं कि जो राष्ट्रीय गौरव है वो भारत के लिए एक बहुत अच्छा है, लेकिन इन सभी से हमारी जो विदेश नीति वो बिल्कुल हम कह दें बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, पहले की तरह नहीं हो सकती। उसके लिए हमें दूरदर्शी जो एक दृष्टिकोण है भारत को वो अपनाना होगा। संतुलन के राह क्या हो सकते हैं, बहुध्रुवीय कूटनीति होनी चाहिए, आर्थिक मजबूती
अगर होगी भारत में तो हो सकता है भारत का जो विदेशों के साथ संबंध वो अच्छे हो जाए। पड़ोसी देशों में विश्वास निर्माण करना होगा, यहाँ यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम बिगाड़ने की बजाय अगर हम उनके साथ अपने संबंध अच्छे करें, उनके साथ हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन से स्थापित करके मीटिंग्स करें, समिट करें, तो हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल आए। व्यवहारिक समझौते किए जाने चाहिए। स्मार्ट नेशनल प्राइड, प्रतीकों से अधिक वास्तविक उपलब्धता पर गर्व होना चाहिए, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गौरव है इसकी बजाय ये तो एक तरफ चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपनी जो विदेश नीति, जितनी भी हमारी फॉरेन पॉलिसी उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। कहने को तो हम विश्व गुरु बन चुके हैं, लेकिन आप खुद सोचिए क्या असल में हम विश्व गुरु बन चुके हैं? भारत के सामने दुविधा क्या है? क्या सिर्फ गौरव से नीति संभव है? जो हमारी गौरव, राष्ट्रीय गौरव हम कह रहे हैं जिनको, उनसे ये विदेश नीति चल सकती है, या फिर इसमें कुछ और एडिशन या फिर इसमें कुछ सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत है? व्यवहारिक गठजोड़ जरूरी है क्या? राष्ट्रीय अपेक्षाएं बनाम भू राजनीतिक वास्तविकताएं, यानी कि जो राष्ट्र की अपेक्षा है वो एक तरह से किसके साथ compete कर रही हैं? भू राजनीतिक वास्तविकता, यानी कि हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है उसके साथ, जियो पॉलिटिक्स की जो रियलिटी है। अब देखिए भारत की जो नीति है वो विदेश नीति फ्री फॉल में नहीं है, लेकिन दबाव में जरूर है। फ्री फॉल होता है कि जैसे कोई एम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, बिना किसी सर पैर के इधर उधर कहीं पर भी गिर जाना, तो मतलब फ्री फॉल। कहीं पर भी कोई संबंध बना लेना, कुछ भी बातचीत कर लेना, उसको फ्री फॉल कहा जाएगा, लेकिन दबाव में जरूर माना जा रहा है। गौरव और यथार्थ का संतुलन यहाँ पर होना जरूरी है। वास्तविक जो ताकत है उसके साथ ही भारत वैश्विक राजनीति में सम्मानजनक जो भूमिका है वो निभा सकते हैं। तो इसी तरह हम भारत की जो राजनीति देखते हैं, ये जो भारत की विदेश नीति का जो समय अभी चल रहा है ये काफ़ी सस्पेंस से भरा हुआ है कि आज के समय पर जो भारत में सरकारें चल रही है क्या वो विदेश नीति को सुधार पाएंगी। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। क्या भारत इस अनिश्चितता से निकलकर फिर से वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा पाएगा, या फिर भारत इससे भी पीछे रह जाएगा? तो ये सवाल समय पर ही हमें इस सवाल के जवाब मिलेंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके क्या विचार हैं? तो आप हमें बता सकते हैं अपने विचार। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।